बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलीसाइथीमिया वेरा। जैसा कि हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके थे तो उसके हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलीसाइथीमिया वेरा है। पहले हमने WBC के डिसऑर्डर के अंदर हमने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को पढ़ा। उसके बाद हमने क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को पढ़ा। फिर हमने क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया को पढ़ा। देन हमने एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया को पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। पॉलीसाइथीमिया वेरा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेच्योर माइलॉइड सेल्स की प्रोलिफ्रेशंस होती है। मतलब ये कि माइलॉइड सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शंस, उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। मेच्योर माइलॉइड सेल्स के अंदर स्पेशली एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। जैसा कि हमने माइलॉइड सेल्स के अंदर पढ़ा था, माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं। RBCs होते हैं जिसको अरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं इमेच्योर। उसके बाद ग्रेन्यूलोब्लास्ट होते हैं। उसके बाद मेगा कैरियोब्लास्ट होते हैं। देन मोनोब्लास्ट होते हैं। तो ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। देन फ्यूचर में जाके ये कन्वर्ट हो जाते थे एरिथ्रोसाइट्स में जो कि मैच्योर RBC होते थे, ल्यूकोसाइट्स में जो कि मैच्योर WBC होते थे, देन प्लेटलेट्स में जो कि मैच्योर होते थे फॉर्म। उसके बाद मोनोब्लास्ट जो होते थे वो मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते थे। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मैच्योर RBCs का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते होते हैं। अब हम इसके काजेज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से काजेज़ हैं। फर्स्ट जो इसका काज है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक ऐसी काज को हम कहते होते हैं कि जिस डिज़ीज़ का काज हमें अननाउन हो, जिस डिज़ीज़ के काज का हमें पता ना हो। आज तक मेडिकल साइंस जो है वो 80% डिज़ीज़ ऐसी है जिनका काज अभी तक वो मालूम नहीं कर सकी। उनका काज अगर पता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात को पता है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। सिर्फ 20% ऐसी डिज़ीज़ है जिनका काज हमें मालूम है। उसके बाद कहते हैं कि मगर ये भी कंसीडर किया जाता है कि JAK2 जीन म्यूटेशन की वजह से भी पॉलीसाइथीमिया वेरा हो सकता है। JAK2 जीन म्यूटेशन क्या है? जीनस काइनेज 2 जीन इसको कहते होते हैं, बट एसोसिएटेड विद JAK2 जीन म्यूटेशंस। कहते हैं कि पॉलीसाइथीमिया वेरा का एग्जैक्ट काज तो अननोन है, मगर ये कंसीडर किया जाता है कि JAK2 जीन की म्यूटेशन आ जाए तो उस वजह से RBCs का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। JAK2 जीन जो होते हैं ये JAK2 प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटीन क्या करती है कि ये RBCs की एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शंस को कंट्रोल करती है, नॉर्मल रखती है। और JAK2 जो होती है, ये जीन जो होता है ये RBCs की प्रोडक्शन करवाता है, एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाता है। जब अगर जेनेटिकली इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो ये अनकंट्रोल्ड RBCs की प्रोडक्शन करवाएगा। जब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन करवाएगा तो RBCs का लेवल जो होगा वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। जब RBCs का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते होते हैं। उसके बाद हम इसके क्लिनिकल फ़ीचर देख लेते हैं कि पेशेंट के अंदर हमें क्लिनिकल फ़ीचर क्या क्या देखने को मिलती होती हैं। सबसे पहला जो क्लिनिकल फ़ीचर हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है वो होता है स्लगिश ब्लड फ्लो ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब स्लगिश का क्या मतलब होता है? स्लो। अब ब्लड फ्लो जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्लो, ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो मूव करता है। इसकी रीज़न क्या है? जब देखें RBCs का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो RBCs का लेवल जब ज़्यादा होगा तो ब्लड विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। जब ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ब्लड स्टेसिस जो होगी ब्लड वेसल्स के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब ब्लड स्टेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ब्लड फ्लो जो करेगा वो स्लो करेगा वेसल्स के अंदर। उसके बाद सेकंड वो कहता है कि इंक्रीज HB एंड पेशेंट फ्लश्ड फेस ड्यू टू कैपिलरी कंजेशंस। अब इसकी क्या रीज़न है? देखें, जब RBCs का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि RBCs के अंदर जो होती है वो HB पैक्ड होती है जो कि स्प्रेड फॉर्म में होती है। और HB का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी, इसकी कैपेसिटी होती है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है सेल्स के अंदर। ठीक हो गया। अब जब RBCs का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो इनडायरेक्टली HB का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। जब HB का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो RBCs का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। जब ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी
तो वेसल्स के अंदर ब्लड स्टेसिस जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ब्लड जो होगा वेसल्स के अंदर रिमेन रहेगा, ब्लड फ्लो जो होगा वो मूव नहीं कर पाएगा इतना प्रॉपर, वो ब्लड फ्लो स्लो होगा। तो इस वजह से फिर कैपिलरी के अंदर ब्लड कंजेशन हो जाती है। जब कैपिलरी में ब्लड कंजेशन रहेगी तो पेशेंट का जो फेस होता है वो फ्लश्ड और रेड फेस हमें मिलता होता है, सुर्ख फेस मिलता होता है पेशेंट का। उसके बाद कहता है कि डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन लीड टू डिजीनेस एंड हेडिक। जब आरबीसीज का लेवल, ब्लड का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ब्लड वेसल्स में से ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो जब ब्रेन को जाने वाली वेसल्स में विस्कोसिटी की वजह से ब्रेन को ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो ब्रेन को उसकी एक प्रॉपर डिमांड के मुताबिक ब्लड नहीं मिलेगा, तो ब्रेन जो होगा वो अपने प्रॉपर फंक्शन को नहीं कर पाएगा, जिस वजह से पेशेंट के अंदर डिजीनेस और हेडिक जैसी क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलती होती है। उसके बाद वो कहता है कि फटीक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू एक्सट्रीमिटीज़। जब ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उनको ब्लड फ्लो जो आगे प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, उनको ब्लड उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगा। जब उनको डिमांड के मुताबिक ब्लड नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से पेशेंट को जो है वो फटीक जैसे पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलती होती हैं। उसके बाद वो कहता है कि इंक्रीज आरबीसी लीड टू केमिकल मीडिएटर हिस्टामीन फ्राम मास्ट सेल्स लीड टू इचिंग आफ्टर बाथ ऑफ हॉट वाटर्स। आप सारे इसके क्लिनिकल फीचर जो है वो भूल जाए, मगर ये वाला नहीं भूलना, क्योंकि ये पॉलीसाइथीमिया वेरा का एक तरह से हॉलमार्क है जिसकी वजह से आप डायग्नोज बना सकते हैं पेशेंट के अंदर। अब आरबीसीज का लेवल जब बहुत ज़्यादा होगा तो ये एबनॉर्मल आरबीसीज होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि कैंसर के अंदर हर चीज़ का लेवल इंक्रीज़ होता है और कैंसर के अंदर जो लेवल इंक्रीज़ होता है वो एबनॉर्मली होता है, फिजियोलॉजिकली नहीं होता। तो ये आरबीसीज जो होंगे ये एबनॉर्मल होंगे, और ये एबनॉर्मल आरबीसीज क्या करते हैं कि ये केमिकल मीडिएटर्स, मास्ट सेल से केमिकल मीडिएटर हिस्टामीन को रिलीज़ करवाते हैं, और हिस्टामीन जो होती है हमें पता है कि ये ईचिंग करवाती है। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है जिसके अंदर पेशेंट को एलर्जी होती है, तो इसके पेशेंट को एलर्जी होगी पॉलीसाइथीमिया वेरा के पेशेंट को। अब पेशेंट जो है वो आपके पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, डॉक्टर अदनान जो है वो एज अ एमओ काम कर रहे हैं। तो अब पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा है, जब मैं नहाता हूँ तो उसके बाद मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब जो है वो अब आगे मज़ीद उससे क्वेश्चन करेंगे, आया कि आप ठंडे पानी से नहाते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं। तो वो पेशेंट फिर कहेगा कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब, जब मैं गर्म पानी से नहाता हूँ ना तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जब हॉट वाटर से बंदा जो है वो नहाएगा तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आरबीसीज़ की एक्टिविटी जो होगी वो मोर होगी। जब आरबीसीज़ की ब्लड सेल्स की एक्टिविटी मोर होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल मीडिएटर हिस्टामीन को रिलीज़ करवाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टामीन को रिलीज़ करवाएंगे तो हिस्टामीन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ईचिंग करवाएगी, तो इसकी वजह ये होती है। उसके बाद चेस्ट पेन की कंप्लेन करता है पेशेंट। जब ब्लड सेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से वेसल्स के अंदर विस्कोसिटी जो है ब्लड की वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है, जिस वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, जिस वजह से ऑर्गन्स को ब्लड जो होते हैं उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो इसी तरह जब लंग्स को सप्लाई करने वाली वेसल्स के अंदर विस्कोसिटी की वजह से ब्लड फ्लो स्लो होगा, तो जब लंग्स को ब्लड कम मिलेगा, उनके एक प्रॉपर डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगा, तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी एक तो प्रॉपर, और दूसरा ये कि उसको बंदे को चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा। उसके बाद पेशेंट जो कंप्लेन होती है पेशेंट की, जो हमें साइन हमें देखने को मिलता है वो होता है गाउट। अब गाउट क्या कंडीशन होती है, गाउट ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिक
एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ये यूरिक एसिड जो होता है ये फिर जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और स्वेल्विंग और रेडनेस जैसी इन्फ्लेमेशंस वहाँ पे होती है और पेशेंट के जॉइंट्स पेन होती है। तो इस कंडीशन को हम गाउट कहते होते हैं। अब इस बंदे में गाउट क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है? हमें पता है कि सेल्स के अंदर नॉर्मली यूरिक एसिड होता है, तो इस बंदे के अंदर आरबीसीज़ का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जब आरबीसीज़ का लेवल ज़्यादा होगा तो आरबीसीज़ की ब्रेकडाउन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आरबीसीज़ की लाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब आरबीसीज़ की लाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो सेल से यूरिक एसिड जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब सेल से यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो यूरिक एसिड का लेवल जो होगा वो बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बिल्ड अप हो जाएगा। जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो जॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होगा और जब जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा तो पेशेंट को गाउट की कंडीशन आएगी। उसके बाद वो कहता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रम्बस। थ्रम्बस कहते होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को। जब देखें सिंपली आरबीसीज़ का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आरबीसीज़ का लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो ब्लड वेसल्स में जो है वो ब्लड सेल्स की विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी। जब विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ब्लड सेल्स जो होंगे वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएंगे। जब इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से इनका ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो स्लो होगा वेसल्स के अंदर, तो ब्लड स्टेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। वेसल्स के अंदर ब्लड जो होगा वो स्टेसिस उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब स्टेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो थ्रम्बस फॉर्मेशन के चांसेस मोर होंगे इस बंदे में। और मेनली जो थ्रम्बस फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं वो हेपेटिक वेन्स जो कि लिवर को सप्लाई करने वाली वेन्स होती है और ड्यूरल साइनस वेन्स होती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती होती है। तो जब इनमें थ्रम्बस फॉर्मेशन होगी तो जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो पेशेंट एक तरह से स्ट्रोक की कंडीशन में जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लैब्स हम क्या क्या करवाते होते हैं। फर्स्ट जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसकी होती है लैब्स में वो सीबीसी होती है। सीबीसी जो होती है ये कंप्लीट ब्लड पिक्चर इसको कहते होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये करवाने पर हमें जो है वो आरबीसीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ मिलता है। नॉर्मली मेल के अंदर जो आरबीसीज़ का लेवल होता है वो 5 लीटर टू 5.5 लीटर होता है, जो कि नॉर्मली एचबी जो होती है वो 13.5 से लेके 15.5 तक होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो होती है वो 12.5 से 14.5 तक एचबी जो होती है वो नॉर्मल होती है। मगर इस बंदे में आरबीसीज़ का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। जब आरबीसीज़ का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि आरबीसीज़ के अंदर एचबी होती है, तो जब आरबीसीज़ का लेवल इंक्रीज़ होगा तो एचबी भी इंक्रीज़ होगी और इस बंदे की एचबी जो होती है वो हमें मोर देन 80 mmHg मिलीमीटर पर मरकरी 18 mmHg टू 19 mmHg मिलती होती है इस बंदे की, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम जो है वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो करवाते होते हैं वो बोन मैरो बायोप्सी होता है। बोन मैरो बायोप्सी हमें क्या शो करती है? ये हमें शो करती हैं कि आरबीसीज़ का लेवल जो है इस बंदे के अंदर इंक्रीज़ है। बोन बोन जो है वो एबनॉर्मली वर्क कर रही है, जिस वजह से आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो हम जेनेटिक टेस्ट करवाते होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसके अंदर जो है वो जीनस काइनेज 2 जीन्स की म्यूटेशन आ जाती है। तो इस जैक 2 जीन को हम चेक करने के लिए, इसकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए फिर हम जेनेटिक टेस्टिंग करवाते होते हैं। अगर तो जैक 2 जीन पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि पॉलीसाइथीमिया वेरा की कंडीशन है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें जो है मज़ीद हमें एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन जो होती है वो नॉर्मल या डिक्रीज़ मिलती होती है। अब ये डिक्रीज़ क्यों मिलती है इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। चलें इधर ही बता देता हूँ, वो फिर आगे हमने 3 केस इसके डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया। अब इसकी हमें वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ क्यों मिलती है? नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ये जो एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन जो होती है ये किडनी से रिलीज़ होती है और ये जो है ये बोन मैरो में जाके आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी ना, हाइपोक्सिया की, तो तब किडनी जो होती है वो सेंस करती है
आरबीसीज के लेवल डिक्रीज आरबीसीज लेवल को सेंस करती है और रिजल्टेंट वो फिर एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन को रिलीज़ करती है और एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन जो होती है फिर ये आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाती है। इस तरह से फिर हाइपोक्सिया की सिचुएशन जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। हाइपोक्सिया क्या कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है ऑर्गन्स को कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते होते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑर्गन्स इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। तो जब आरबीसीज के अंदर एचबी होती है और एचबी की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, तो जब आरबीसीज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन जो होगी वो खुद ब खुद ही जो है वो ट्रीट हो जाएगी। तो इस बंदे के अंदर हमें एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ क्यों मिलता है? हमें पता है कि इस बंदे के अंदर ऑलरेडी पहले ही आरबीसीज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से बॉडी से हमें पता है कि इस बंदे के अंदर आरबीसीज का लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह बॉडी से फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है किडनी को, और वो किडनी को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए कि भाईजान बॉडी के अंदर तो पहले ही आरबीसीज का लेवल बहुत ज़्यादा है और तुम फिर आगे से एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन को रिलीज़ कर रही हो। तुमने क्या सोच रखा है कि बंदे के अंदर क्या और आरबीसीज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए? तो इस तरह फिर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज़ जो होता है वो किडनी से डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं? ट्रीटमेंट के अंदर हम फ्लेबोटोमी करते होते हैं। फ्लेब का मतलब होता है वेन और टोमी का मतलब होता है पंचर्ड करना। हम एक नीडल लेते हैं और नीडल के ज़रिए हम वेन्स को पंचर्ड करते हैं। जो इंक्रीज़ आरबीसीज एक्स्ट्रा आरबीसीज का लेवल होता है रेड ब्लड सेल्स का, उसको हम एक्सक्रीट करवा देते हैं बॉडी से और उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह फिर जब आरबीसीज नॉर्मल होंगे बंदे के अंदर तो एचबी नॉर्मल होगी। जब एचबी नॉर्मल होगी तो बंदे के अंदर सारी की सारी कंडीशन जो होगी वो ट्रीट हो जाएगी। उसके बाद एक हाइड्रोक्सी यूरिया होता है। ये क्या होता है? ये एक तो आरबीसीज की प्रोडक्शन को कम करते हैं ये ड्रग, और दूसरा ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। ठीक होगा। जब आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होगी मुझे बताएं तो आरबीसीज की लाइसिस कम होगी। जब आरबीसीज की लाइसिस कम होगी तो यूरिक एसिड जो होगा वो कम से कम रिलीज़ होगा। जब यूरिक एसिड कम से कम रिलीज़ होगा तो वो जॉइंट्स के अंदर कम डिपॉजिट होगा। तो इसलिए हम हाइड्रोक्सी यूरिया देते होते हैं। उसके बाद जो हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो एक आ जाता है, अगर तो वो जेनेटिकली जैक2 जीन्स की म्यूटेशन की वजह से पॉलीसाइथेमिया वेरा हुआ है तो फिर हम जैक2 इनहिबिटर ड्रग देते होते हैं, जिसके अंदर हम रोक्सोलिटिनिब देते होते हैं ड्रग। ये ड्रग क्या करती होती है कि ये जैक2 जीन्स को इनहिबिट करती है, इसकी ओवर एक्टिविटी को रोकती है। तो जब इसकी ओवर एक्टिविटी नहीं होगी तो आरबीसीज की प्रोडक्शन जो होगी वो कम से कम होगी, नॉर्मल होगी। तो इस तरह फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते होते हैं। उसके बाद हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि अगर हम पॉलीसाइथेमिया वेरा को अनट्रीटेड रखते हैं तो पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को आगे फ्यूचर में जाके मिल सकती है। तो सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वो होती है थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशंस ऑफ क्लॉट इन वेसल्स। अब एक नॉर्मल सिचुएशन से जब आरबीसीज का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा और हम इसका ट्रीट नहीं कर पा रहे या हम कर ही नहीं रहे इसका ट्रीट, तो जब बहुत ज़्यादा लेवल होगा ब्लड का तो ब्लड वेसल्स के अंदर विस्कोसिटी ब्लड सेल्स की जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब विस्कोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ब्लड स्टेसिस के चांसेस जो होंगे वो मोर होंगे, और जब ब्लड स्टेसिस के चांसेस मोर होंगे तो ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ होगा और इस वजह से वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस मोर होते हैं इस पेशेंट के अंदर। उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमें पता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से जब डीप वेन से जब ब्लड हार्ट को जाता है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटी लगानी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटी लगानी पड़ेगी। तो जिस वजह से ब्लड स्टेसिस के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीप वेन्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जब इंक्रीज़ ब्लड की वजह से जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा
विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से। तो जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ मिलेगी तो पेशेंट जो होगा वो स्ट्रोक की कंडीशन में जा सकता है। उसके बाद जब रीनल किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स में ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो किडनी को ब्लड सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। जब किडनी को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो मुझे ये बताएं कि किडनी के सेल्स जो होंगे वो फेलियर हो गए, किडनी के सेल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो पेशेंट के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर होगी। जब रीनल फेलियर होगी तो हमें पता है कि पेशेंट में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो होती है वो किडनी से रिलीज़ होती है, तो ये कम रिलीज़ होगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हार्मोन रिलीज फ्रॉम किडनी विच स्टिम्युलेट आरबीसी प्रोडक्शंस व्हेन देयर इज़ हाइपोक्सिया। कहता है कि जब पेशेंट को हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो उस वक्त किडनी जो है वो सेंस करती है इस हाइपोक्सिया को, तो इसके रिजल्टेंट वो किस प्रोटीन को रिलीज़ करती है, तो वो जो होती है वो एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन होती है। एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन क्या करती है, ये फिर बोन मैरो में जाती है और वहाँ से आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाती है। तो नॉर्मली याद रखें, आपके पास जब भी रीनल फेलियर का पेशेंट आएगा उसके अंदर एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो जब एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो उस बंदे के अंदर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। जब आरबीसीज़ की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो आरबीसीज़ का लेवल जो होगा उस बंदे के अंदर वो डिक्रीज़ मिलेगा हमें। जब आरबीसीज़ डिक्रीज़ मिलेंगे तो एचबी जो होगी वो डिक्रीज़ होंगी। एचबी डिक्रीज़ होगी तो पेशेंट अनीमिक होगा। ठीक हो गया। जो भी रीनल फेलियर का पेशेंट होगा जिसके गुर्दे जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे तो उसके अंदर आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी होगी। वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगी। तो उस पेशेंट को जो आप ट्रीट करते होते हैं आप बाहर से एरिथ्रोपोएटिन देते होते हैं, और याद रखें आपने बाहर से उसे एरिथ्रोपोएटिन दी तो आपने उस बंदे को ये कहना है कि आपने अगर अपना ब्लड सेल्स को आपने चेक करना है तो आपने 7 दिन के बाद टेस्ट करवाना है। ये नहीं कि आपने उसे बाहर से एरिथ्रोपोएटिन दी और वो कहेगा कि यार मेरी एचबी कम है, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है, तो वो 3 से 4 दिन बाद जाए और लैब से एक टेस्ट करवाए सीबीसी और देखे उसके अंदर एचबी फिर उतनी है, तो वो कहे कि डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन नहीं अच्छी दी, तो ये तो डॉक्टर ही नहीं अच्छा, तो वो डॉक्टर चेंज करता फिरे। इसकी रीज़न ये है कि ये जो बाहर से हम एरिथ्रोपोएटिन देते हैं इसका नॉर्मली जो टाइम होता है वो 7 दिन के अंदर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि आपने 7 दिन के बाद ही अपने सेल्स को चेक करवाना है ताकि उस वक्त तक आरबीसीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 केस आते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन की बेस पर हम पॉलीसाइथीमिया वेरा का कैसे डायग्नोज बना सकते हैं। फर्स्ट केस जो आता है वो आता है 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट टू डॉक्टर अदील with increased RBCs but normal erythropoietin protein. What should the diagnose? अब एक 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो है वो डॉक्टर अदील के पास प्रेजेंट करता है और डॉक्टर अदील जो है वो उसके क्लिनिकल फीचर साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए उसकी सीबीसी करवाते हैं। तो सीबीसी के अंदर आरबीसीज़ का लेवल इंक्रीज़ मिल जाता है, साथ में एरिथ्रोपोएटिन जो प्रोटीन होती है उसका लेवल जो होता है वो नॉर्मल मिलता है। तो अब इस बंदे का डायग्नोज क्या होगा? हमने तो कहा है कि इस बंदे के अंदर एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, हमने उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर पीछे बात की। तो अभी इस बंदे के अंदर डायग्नोज क्या होगा? तो इस बंदे का डायग्नोज जो होगा वो पीसीवी होगा, मतलब ये कि पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। इसकी वजह क्या है कि इस बंदे का जो डायग्नोज है वो पॉलीसाइथीमिया वेरा है। तो जो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जब आरबीसीज़ का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो बॉडी से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है किडनी को, जिस वजह से किडनी से फिर एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन की प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। जब इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी बॉडी से, ये
किडनी से कम रिलीज़ होगा तो ये आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कम करवाएगा, इसलिए एक नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये कम होता है। तो ये भी एक पॉलीसाइथीमिया वेरा की कंडीशन होगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन हमें देखने को मिलती है, सेकंड केस जो होता है वो होता है इंक्रीज़ आरबीसी, इंक्रीज़ एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन बट डिक्रीज़ O2। अब इसकी क्या रीज़न है? उसमें हमने कहा कि एरिथ्रोपोएटिन का लेवल जो है वो नॉर्मल है। अब इसमें एरिथ्रोपोएटिन जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है, तो इसका डायग्नोज क्या होगा? इसका डायग्नोज भी जो होगा वो पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। अब ये क्या वजह है कि एरिथ्रोपोएटिन इधर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उधर डिक्रीज़ हो रही है, तो ये क्यों पॉलीसाइथीमिया वेरा है? हमने कहा है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में किडनी जो होती है वो सेंस करती है और रिजल्टेंट किडनी फिर एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज़ करती है, और एरिथ्रोपोएटिन जो होती है ये फिर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाती है। ठीक हो गया। जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन जो होगी वो कम होगी, तो किडनी जो होगी वो इसे सेंस करेगी और एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज़ करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब एक बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में रिलीज़ होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाएगी। जब आरबीसीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो पेशेंट के अंदर कंडीशन क्या आएगी? पॉलीसाइथीमिया वेरा। उसके बाद थर्ड केस जो आ जाता है वो आता है इंक्रीज़ आरबीसी, इंक्रीज़ एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन बट नॉर्मल O2। अब ये बताएं मुझे कि एरिथ्रोपोएटिन इंक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल है। हमने तो कहा था कि जब ऑक्सीजन कम होती है, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, तो तब एरिथ्रोपोएटिन जो होती है वो रिलीज़ होती है किडनी से। अब इस बंदे में तो हाइपोक्सिया भी नहीं है, तो फिर एरिथ्रोपोएटिन जो है वो क्यों इंक्रीज़ हो रही है और आरबीसीज़ का लेवल भी इंक्रीज़ है? तो ये कौन सी कंडीशन है? अब ये भी पॉलीसाइथीमिया वेरा होगी। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये हो सकती है, हो सकता है कि बंदे को कोई किडनी डिजीज़ हो, रीनल डिजीज़ हो सकता है बंदे को RCC हो, रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है कि बंदे को जो है वो रीनल का कैंसर हो। जब रीनल का कैंसर हो तो हमें पता है कैंसर के अंदर हर चीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस तरह फिर किडनी से ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो होगी वो रिलीज़ होगी। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी तो ये आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगी। जब आरबीसीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो पेशेंट के अंदर कंडीशन क्या आएगी? वो होगी पॉलीसाइथीमिया वेरा। उसके बाद हम एक केस देख लेते हैं। डॉक्टर साहब ने एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आया और डॉक्टर साहब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके अंदर आरबीसीज़ का लेवल जो है वो इंक्रीज़ मिला और साथ में प्लेटलेट्स का लेवल भी इंक्रीज़ मिला, साथ में डब्ल्यूबीसी का लेवल भी इंक्रीज़ मिला। और जब डॉक्टर साहब ने उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करवाई तो उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोमल 15/70 जो है ये पॉजिटिव मिली, इनकी ट्रांसलोकेशन जिसे हम फिलाडेल्फिया कहते होते हैं। फिलाडेल्फिया उस बंदे के अंदर पॉजिटिव है बट JAK2 जीन नेगेटिव। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है फिलाडेल्फिया जो है ये 90 to 95% जो पॉजिटिव हमें मिलता है वो क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया के अंदर मिलता है। अब JAK2 जीन जो है ये तो नेगेटिव है। एक तो हमें पता चल गया कि इस बंदे को पॉलीसाइथीमिया वेरा तो नहीं है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है फिलाडेल्फिया जो है ये क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया के अंदर पॉजिटिव आता है। अब सेकंड पेशेंट जो आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने पर, लैब्स करवाने पर आरबीसीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ मिलता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज़ बट JAK2 जीन पॉजिटिव। व्हाट शुड द मोस्ट लाइकली डायग्नोज?
तो ये जो डायग्नोज होगा ये पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीसाइथीमिया वेरा, काजेज ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा।